मुझे आशा है कि आप इसका प्रॉपर नोट्स अच्छे तरीके से आप बना रहे होंगे, हर एक चीज़ को नोट करते हुए चलते रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार जो है हमने डिस्कस किया था परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पे बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे आपके योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहला नंबर है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब ये होता है कि अगर दी गई संख्या में आप उस चीज़ को जोड़ते हो, यानी कि जीरो को आप जोड़ते हो तो फिर वही संख्या आपको प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसे हम लोग योज्य तत्समक नाम देते हैं। यह शून्य तत्समक भी कहा जाता है। कैसे? तो सर कोई भी नंबर लेते हैं, अगर इसमें आप जीरो जोड़ेंगे ना तो आपका यही मान क्या होगा, प्राप्त होगा, इसलिए इसको योज्य तत्समक कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पे नंबर ले ले कोई 5 में और जीरो जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। -11 में प्लस जीरो जोड़ते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 11 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर जीरो को किसी संख्या में आप जोड़ते हो तो वही संख्या आपको प्राप्त हो जाती है, इसलिए इस शून्य को जो है हम लोग योज्य तत्समक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक। तो ध्यान रखिएगा, शून्य जो होता है आपका योज्य तत्समक होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शून्य है योज्य तत्समक, क्या है? योज्य तत्समक है। आपको चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक। दूसरा नंबर इसमें दिया गया है कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है। गुणात्मक तत्समक ये होता है कि दी गई संख्याओं में अगर एक का आप गुणा करते हैं तो फिर वही संख्या आपको मिलती है। यानी कि कोई भी संख्या दी जाती है, उस संख्या में अगर आप उसका गुणा करते हैं तो वही संख्या आपको क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे 20 की बात करते हैं तो 20 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 20 ही तो बनेगा भैया। और जब 20 बनेगा इसका मतलब है कि इस 1 के गुणा करने से इसके मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यही इसका क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है। इसलिए नोट डाल के एक चीज़ यहाँ पर भी लिख लेंगे कि एक जो है वो योज्य तत्समक है। क्या है? एक योज्य तत्समक है। एक जो है क्या है आपका, योज्य तत्समक है, जिसे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ध्यान रखिएगा, शून्य क्या है, योज्य तत्समक है। एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। सॉरी, ये क्या है आपका, गुणात्मक है ना, क्या है आपका, गुणात्मक। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो योज्य तत्समक 0 होता है और गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1 होता है। आपको इसको नोट करके अच्छे तरीके से रख लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उसके बाद से अगला नंबर है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उस संख्या को, जो संख्या दी गई है उसमें ऐसा मान रखें कि उसका मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। जैसे कि 5 है, 5 का योज्य तत्समक योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस का 5 होगा। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर अगर 5 में -5 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, मान 0 आ जाएगा, इसलिए 5 का योज्य तत्समक क्या होगा, माइनस का 5 होगा। उसी तरह से बात किया जाए कि 1/5 का बताइए योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 1/5 है तो इसका उल्टा माइनस हो जाएगा 1/5। जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह से माइनस का 11/5 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम 11/-5 हो जाएगा, या माइनस का 11/5। सिंपल सा है, जोड़ेंगे तो क्या मान आएगा, 0 आएगा। इसलिए ये इसका योज्य प्रतिलोम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। क्या बोला जाता है, एडिटिव इनवर्स बोला जाता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये भी ठीक है। माइनस का प्लस वाला हो जाएगा, प्लस का माइनस वाला हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं में उस संख्या से गुणा करना जिसका मान हमेशा क्या है, 1 है। तो गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 का सर गुणात्मक प्रतिलोम, तो 2 का सर 2 गुणे इसका उल्टा 1/2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। यानी कि गुणा कराने पर उसका मान हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे -5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आप कहेंगे सर इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कि 4 ऊपर 5 नीचे और माइनस तो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये दोनों का गुणा कराएंगे तो इसका भी मान क्या आएगा, 1 आएगा। अब कोई कहेगा कि नहीं माइनस नहीं लेना है, अरे माइनस नहीं लेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में कभी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, इसलिए हमेशा 1 ही आना चाहिए। दोनों संख्याओं का गुणा करने पर वही उसका क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक, समझ गए? बिल्कुल। अब चलिए अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या। क्या होती है अपरिमेय संख्या? इससे पहले परिमेय संख्या पे हमने बात कर लिया है, उसके
गुण क्या है, उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी बात किए थे, आप जाकर देख लीजिएगा। अपरिमेय संख्या, तो देखिए इसकी दो परिभाषा होती है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके क्या कहलाती है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे 1/0 यानी किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 रहता है तो वो सभी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। उसी तरह से √2 हो गया, √3 हो गया, जिसका रूट नहीं निकलता है वो भी हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। निकलेगा रूट लेकिन दशमलव में निकलेगा, वो भी परिभाषा हम लिखवाएंगे आगे, ठीक है। उसके बाद से बात करें तो पाई, ध्यान रखिएगा पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, पर 22/7 जो है वो नियर अबाउट है, लगभग में इसका मान है, एक्यूरेट मान नहीं होता है। ये जो 22/7 है लगभग में दिया है, लेकिन 22/7 अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा? तो 22/7 आपका परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन पाई क्या होगा? आपका अपरिमेय होगा, ठीक है। पाई क्या होगा? आपका अपरिमेय होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। इसकी दूसरी परिभाषा भी होती है क्या? कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं, ये भी लिख लेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत, जिनका दशमलव प्रसार अशांत, ठीक है, अशांत, अनावर्ती होता है। अनावर्ती का मतलब असमान, ठीक है, असमान, अनावर्ती होता है क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद वो संख्या कभी भी रिपीट नहीं होगी, अलग अलग आएगी हमेशा। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो देखिए 0.74125023 समझ रहे हो ना? ऐसे करके संख्या आपके आगे बढ़ती जाएगी। अब कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो आपका रिपीट होता हो। रिपीट का मतलब कि सर परिमेय संख्या में तो पढ़े थे हम लोग 2 3 2 3 2 3, और ऐसे करके रिपीट होता है तो ये तो सभी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। सभी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये वाली कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये जो है अशांत आवर्ती है, यानी कि शांत नहीं है। अशांत जितनी भी होती हैं सब क्या होती हैं? वो आपकी परिमेय संख्या होती हैं, और अशांत में भी होती हैं परिमेय संख्या, लेकिन जो रिपीट होती हैं, बार बार आती है, समान अंक के साथ आती है, इसलिए उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। और इसमें तो समान अंक आएंगे नहीं, अलग अलग अंक आते रहेंगे, आगे भागते जाएगा, अलग अलग अंक आपके आते रहेंगे, तो वैसी संख्या को क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब कुछ पॉइंट हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्या को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यह पूछा जाए ये कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते, तो नोट करके लिखिएगा दो चीज़ें। नोट में पहला नंबर लिखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत मतलब होता है बहुत सारी, ठीक है। अनंत माने बहुत, अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। यहीं पे लिख लीजिएगा, परिमेय संख्या होती है। और जब दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती हैं तो दो अपरिमेय संख्याओं के भी मध्य होगी, बिल्कुल। तो ये भी लिख सकते हैं दूसरा नंबर कि दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनंत यानी बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये नोट करके आपको लिख लेना है। अब परिमेय संख्या निकालना, अगला जो आएगा परिमेय संख्या निकालना। कैसे परिमेय संख्या हम लोग निकालेंगे? तो देखिए परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि दो दिए रहते हैं, यानी कि दो परिमेय संख्या आपको दी रहेगी। जैसे दो परिमेय संख्या ए तथा बी है,
ए तथा बी है, तो हमें केवी परिमेय संख्या निकालना है। केवी परिमेय संख्या, केवी परिमेय संख्या। अब इसका मतलब क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। इसके लिए फार्मूला होता है ए के प्लस बी बटा के प्लस 1। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसके द्वारा आप किसी भी परिमेय, दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितने भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब जैसे कैसे देता है सवाल आपका, तो सवाल कुछ इस तरह से देगा कि ए बराबर, ठीक है, 2 और 3 के मध्य 50वीं परिमेय संख्या निकालिए। कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 50वीं। तो के का मान कितना हो जाएगा? 50। ए का मान कितना हो जाएगा? 2। बी का मान कितना हो जाएगा? 3। यानी कि ए बराबर 2, बी बराबर 3 और के बराबर 50 रख दीजिए इसमें। तो आप कहेंगे सर ए का मान 2 है, तो 2 गुणे 50 और प्लस 3 है, अब बटे के 50 है, 50 प्लस 1 कर दीजिए। 50 दूना के 100, 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103, अब बटे 50 और 1 कितना हो जाएगा? 51। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इतना चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं? मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, केवी परिमेय संख्या यानी कितना भी परिमेय संख्या आपको पूछा जाए, चाहे बट्टे के रूप में रहे चाहे किसी भी रूप में रहे, आप बहुत ईजी तरीके से जो है हल कर सकते हैं। तो ये हो गई परिमेय संख्या के बारे में, और अपरिमेय संख्या के बारे में भी बात कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि दिया है क्वेश्चन की √2, ठीक है, और इसका पावर √2 और फिर इसका पावर √2। बताइए ये क्या परिमेय संख्या है कि नहीं? अब बताइए इसको, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे अभी तो नियम पता नहीं है, लेकिन पता हो जाएगा। चलिए इसका इसमें गुणा कराएंगे ना, तो जब दो रूट का समान रहते हैं अंक और उनका गुणा होता है तो रूट हट जाता है, केवल 2 ही बचता है। 2 है तो 2 बचेगा, 3 है 2 तो 3 ही केवल लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा √2 का पावर कितना? आप कहेंगे 2। सर इसका स्क्वायर हो गया, किसी का भी स्क्वायर मैंने 2 बार गुणा तो फिर क्या आएगा? सर 2 ही तो आएगा इसका। अरे √2 का 2 बार गुणा है ना इसका, तो इसमें से एक ही ना बार होता है। और 2 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो आप कहेंगे सर परिमेय है। इसलिए ये वाली पूरी संख्या जो है क्या है आपका? एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या। आप देख कर नहीं बता सकते। अभी ये कहा जाए स्टेटमेंट में कि जितनी भी रूट में होती हैं सभी परिमेय संख्या होती है, नहीं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो आपकी परिमेय संख्या भी होती हैं। जैसे हमने बात किया था ना कि √5 है, तो √5 तो आपका अपरिमेय है, लेकिन √4 अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब 2 वर्गमूल होता है इसका। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए √4 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखते चलना है। ठीक, अब इसके आगे अगला जो आएगा हमारा वो होगा आपका जो है अभाज्य संख्या। ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग अब अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, इसी को हम लोग ऋण संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या भी इसी का नाम देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या इसी को नाम देते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ठीक है, इसी का नाम हम लोग क्या देते हैं? प्राइम नंबर। क्या होता है बताइए? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या क्या होती है? आपको पता है कि ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटे, यानी जो एक से और स्वयं से कटती है वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि वे संख्याएं जो एक से तथा अपने आप से विभाजित हो जाती है किसी अन्य संख्या से नहीं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्या जो केवल एक से तथा अपने आप से विभाजित होती हैं वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। और विभाजित होंगी, लेकिन विभाजित कैसे होंगी भाई साहब? पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब ये नहीं कि उसमें शेषफल भी बचेगा, नहीं, शेषफल नहीं बचना चाहिए। ठीक है, वो एक से और अपने आप से किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। वो सारी क्या होती है? वो सारी जो है आपके अभाज्य संख्या होती है या ऋण संख्या होती है। ठीक, जैसे बात किया जाए क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं भाई साहब,
एक ना तो अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा, एक ना तो अभाज्य संख्या ना ऋण संख्या है। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि केवल एक से ही कटेगा, समझ रहे हैं ना। तो हमको चाहिए कम से कम उसके, देखिए इसकी परिभाषा एक और हो जाती है कि वे संख्या है जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो। क्या हो? जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो आपकी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका तो एक ही गुणनखंड होगा, समझ रहे हैं ना। दूसरी भी परिभाषा आप लिख सकते हैं उसको। अब देखिए इसमें एक की बात करते हैं, सर एक की बात करते हैं तो एक तो नहीं होगा। जैसे ही 2 पे चलेंगे तो देखिए 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे कितना होगा? 1। इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। तीसरा कोई गुणनखंड बता दीजिए ना, होगा? नहीं होगा। होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, सॉरी परिमेय संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए 2 जो है आपका अभाज्य संख्या है। उसके बाद से 3 है, 5 है, 7 है, देख लीजिएगा, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो कुल संख्याएं 1 से लेकर 100 तक नोट करके लिखना है आपको, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? ध्यान रखेंगे 25 होती है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, ठीक है। 1 से लेके 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है आपकी? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। लेकिन क्वेश्चन हमारा इस तरह से नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा एक चीज़ और पूछा जाता है कि 1 से लेकर जो है 30 तक कितनी होती है? 1 से लेकर जो है 50 तक कितनी होती है? 1 से लेकर जो है 75 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? ठीक है, 1 से लेके 75 तक और 1 से लेके 100 तक। तो बताइए 1 से लेके 30 तक जो है कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपको बताना है इसमें। जल्दी फटाफट बताइए भाई साहब। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1 से लेके 30 तक जो होती है वो आपके 10 होती हैं। कितनी होती है? 10 होती है। ध्यान रखेंगे 1 से लेकर 30 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो कितनी होती हैं आपकी? तो वो आपकी होती हैं 10। अगर बात किया जाए 1 से 50 तक कितनी होती है? तो 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती हैं। और 1 से 75 तक की बात करें तो ये आपकी होती हैं 21। कितनी होती हैं? 21 होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 1 से लेकर 30 तक 10, 1 से लेकर 50 तक 15 और 1 से लेकर 75 तक 21 होती हैं। और 1 से लेकर 100 तक कुल संख्या कितनी होती है? 25 आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, इतना तक आपको पता हो गया, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा आगे इसके चलते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाए 1 से 1000 तक, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ ले कि 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? अभाज्य संख्या कितनी होती है? अब बताइए। 90% लोगों का दिमाग यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है, और सिलेक्शन वही पाएगा जो ये चीज़ कर ले जाएगा। तो देखिए 1 से लेकर 1000 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? आपकी 168 होती है। ध्यान रखिएगा, कितनी होती है? 168 होती है। आने वाले एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो 1 से लेकर 1000 तक का अभाज्य संख्या कितनी होती है? 168 होती है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या को पहचानना। क्या करना? पहचानना। अगर कोई कहा जाए, आपसे कह दिया जाए कि बताइए अभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे, तो अभाज्य संख्या को पहचानने का तरीका क्या होता है, उस पे हम लोग बात करेंगे। अभाज्य संख्या को पहचानना, ठीक है। कैसे पहचानेंगे अभाज्य संख्या को? हम कह दे बताइए 161 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं? आप बताइए ना, क्या इसको पहचान कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या कैसे आप पहचानेंगे कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, आप इसके करीब के स्क्वायर वाला ढूंढेंगे। इसके करीब स्क्वायर का मतलब कि सर ये स्क्वायर किसके बीच में आ रहा है, मैंने थोड़ा सा इसके नज़दीक या थोड़ा सा आगे वाला ही ढूंढ लीजिए। तो आप कहेंगे सर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 13 से तो अधिक हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि 144 इसके पूर्ण वर्ग वाली संख्या क्या होगी? 144 होगी। और 144 का वर्गमूल निकालना है आपको, कितना होगा? 12 होगा। इतना कम कर लिए। अब 12 हो गया तो 12 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको लिखिए। आप कहेंगे 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, 11 यही होते हैं।
अब इन संख्याओं से इसमें भाग कीजिए, अगर ये कट जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर ये नहीं कटता है इनसे तो समझिए कि वो आपकी अभाज्य संख्या है। तो करिए भाई साहब इसको। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से 6 1 7 1 8 नहीं कटेगा, 5 से 5 3 15 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखिए तो 7 दूना के 14, हाँ देखिए 161 जो है ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना कितना हो गया 14, ये 2 21, 7 का कितना हो गया 21, ये कट जा रहा है। इसका मतलब निष्कर्ष यहाँ से निकला कि सर 161 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे अभाज्य संख्या को पहचाना जाता है। जैसे मैं कह दूँ आपसे 261 है, बताइए क्या ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। आप कहेंगे फिर इसका स्क्वायर निकालिए कि इसके करीब का पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो आप कहेंगे सर 20 का सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो 261 है ना, ये 161 था, ये 261 है, तो लगभग 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289, तो 16 का, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, 16 का है, इसी के करीब में है ये। तो 16 से पहले आती है अभाज्य संख्या, तो 2 3 5 7, ठीक है, 11 13, ये इन सब से देख लीजिए कट रहा है। अरे 6 2 8 1 9, देखिए ये 3 से कट रहा है, सीधा यहीं से 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, इसलिए ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपकी भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य संख्या को पहचान लेते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद से अभाज्य संख्या को पहचानना भी आपने सीख लिया, पहचानना सीख लिया तो कुछ क्वेश्चन भी दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या ये संख्या अभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, 199 है, बताइए ये संख्या क्या अभाज्य है, क्या अभाज्य है। फिर 241 है, बताइए ये संख्या अभाज्य है कि नहीं है। तो फिर वही नियम 199 देखेंगे तो 200 मान के चलिए 200, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, हमें 200 करीब लेकर जाना है, तो इसको देख लीजिए 15 का 225 यानी कि 13 का, ठीक है 14 का, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा, इसी के करीब है ना। अब 14 से पहले अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, ठीक है, उसके बाद से 13, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, ये दोनों कटेंगे, ये नहीं कटेगा इसलिए ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से देखिए 7 दूना कितना हो गया 14, 5 9 नहीं कटेगा, 11 से देखिए तो 11 एकम 11, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से देखिए 13 एकम 13, यहाँ पे 6 69 नहीं कटेगा। इसका मतलब कि ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है ये आपकी अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि 13 से नहीं कट रहा है, इनसे किसी से भी नहीं कट रहा है 14 से पहले वाले वर्ग में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है आपकी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसको बताइए 241, 18 का स्क्वायर 324 होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, 16 का स्क्वायर 256 यानी कि 16 के करीब में है। फिर से 13 के बाद से तो यहीं तक देखना है हमको, तो ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 2 6 1 7, 7 से देखिए 7 का 21 31 नहीं कटेगा, 11 से देखिए 11 दूना के 22 नहीं कटेगा, 13 से देखिए 13 दूना के 26 नहीं कट रहा है। इसका मतलब कि ये भी क्या संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या आपकी है, जो किसी संख्या से कट नहीं रही है, केवल एक से कट रही है और अपने आप से कट रही है। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्या होती है, इनको पहचानने का नियम भी आपने सीख लिया कि इस संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संख्या अभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो 199 241 अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या को आपने क्या कर लिया, पहचान लिया। चलिए अगला जो आएगा हमारा वो है आपका सह अभाज्य संख्या। क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होती है सह अभाज्य संख्या, तो देखिए 2 या अधिक अभाज्य संख्या, 2 या अधिक अभाज्य संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त केवल कोई अन्य गुणनखंड ना हो। एक के अतिरिक्त का मतलब ये होता है कि उनका जो मसो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। 2 संख्या में कुछ भी हो सकती हैं, वो अभाज्य भी हो सकती हैं, अभाज्य नहीं भी हो सकती हैं। तो उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या देते हैं,
सहअभाज्य संख्या देते हैं। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी दो या अधिक प्राकृत संख्याएं, ऐसी दो या अधिक प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। क्या कह रहा है कि ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। न हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में बात किया जाए, 2 3 हो गया, 2 3 5 हो गया, 8 7 9 हो गया। तो ये आपकी 2 भी हो सकती हैं, 2 से अधिक भी हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें सब अभाज्य संख्या होंगी। ऐसे तो जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं एक साथ लिया जाए तो सभी क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या ही होंगी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल अभाज्य संख्या को ही लिया जाए, इसमें प्राकृतिक संख्या भी आ सकती है। ठीक है, इसमें आपकी कोई भी संख्या आ सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अभाज्य संख्या ही केवल आएगी तो प्राकृतिक संख्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, नोट करके ये लिख लीजिएगा। ठीक है, सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब ये है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी अभाज्य संख्या हो वो अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पे एक भाज्य संख्या भी आ गई ना, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सहअभाज्य संख्याओं का जो अभाज्य होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा नोट करके इसमें ये लिखना है, ये तो पहला था कि इन संख्याओं का मसा क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान रखेंगे, सहअभाज्य संख्याओं का मसा एक होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट कि सहअभाज्य संख्याओं का जो मसा होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका 1 होता है। तो ये सहअभाज्य संख्या आपकी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। हाँ, एक चीज़ और छूट गया है हमारा, उसमें इससे पहले डिस्कस करना चाहिए था मुझे, भाज्य संख्या। ठीक है, किस पे, भाज्य संख्या। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको भी बात कर लेते हैं हम लोग। भाज्य संख्या, ठीक है, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्या जो एक से अपने आप से तथा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाती है, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो लिख सकते हैं इसमें कि वे संख्याएं जो एक से अपने आप से तथा अन्य किसी संख्या से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है।
क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो वे संख्या है जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है, वो सभी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है।